आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीख शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में आप देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आप दिखाई दे रहे हैं आपको हिशाम उस्मानी साहब। ये वो शख्सियत है जो औरंगाबाद नामांतर की लड़ाई लड़ रहे हैं। काफ़ी दिनों से लड़ाई चल रही है कोर्ट की। चलिए, कुछ नए नए विवाद भी सामने आ रहे हैं, कुछ नए इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, कुछ नई बातें उभर के आ रही हैं। तो चलो सोचा कुछ बातें इनके गुफ्तगू कर ली जाए, ताकि व्हाट्सअप फेसबुक के ज़रिए से जो अफवाहों का बाज़ार गर्म है, इस्लाम तराशियाँ चल रही है, उसका समाधान हो सके, उसके ऊपर कुछ तसल्ली बख्श जवाब मिल सके। सर, हमारे चैनल में आपके खैर मकदम है। सर, क्या कहेंगे? हमने देखा है कि धारशी उस्मानाबाद को लेकर मतलब वहाँ पर तो कोर्ट के ऊपर नाम चढ़ गया है, सारी बात हो गई है, लोगों के अंदर मायूसी साहब, लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि ये लड़ाई लड़के क्या फ़ायदा। ये बहुत अफसोसनाक बात है कि इस वक्त क़ानून के ज़रिए जो सरकार को जो पावर्स मिले हुए हैं, उसके ज़रिए वो इंसाफ का गला घोट कर अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं। लोगों की भावनाओं को नहीं समझ रहे। औरंगाबाद की जनता और साथ साथ उस्मानाबाद से भी कई फ़ोन आते हैं। वहाँ के लोग नहीं चाहते कि इन मुकामात के नाम बदले जाएं, और जो है जिस तरीके से बात होती है कि उसके बदले में हम विकास देंगे, तो जो जनता चाहती है कि हम जैसे हैं या जो हमारी हिस्ट्री है उसके साथ ही हमको विकास मिलना चाहिए और हमारी शिनाख्त बरकरार रहनी चाहिए। और इस सिलसिले में सरकार जो कदम उठा रही है, बार बार लोगों पे और महकमों पे प्रेशर बनाया जा रहा है, तो वो भी बहुत अफसोसनाक है। हम इतना ही कहेंगे कि जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि इसका फ़ैसला आए अदालत से, और फिर से ये शहर जो है वो अपने शिनाख्त के साथ वही पुराने नाम के साथ जाने जाएं, और यहाँ के लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा में आगे बढ़ सकें और इसी नाम के साथ विकास यहाँ हो। सर, हम फेसबुक पे व्हाट्सएप पे देख रहे हैं कि काफ़ी लोग एक कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई ऐसा नाम में क्या रखा है, नाम से क्या होता है। आप पे भी इस्लाम तराशी कर रहे हैं कि भाई उस्मानी साहब इसका कुछ सियासी श्रेय लेना चाहते हैं। हो सकता है कि भाई आमदा लड़े, खासदा लड़े। मैंने फेसबुक पढ़ा हूँ साहब, ऐसे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं। तो कैसा देखते हैं अभी तमाम बातों? ये सवाल मेरे सामने भी अक्सर लोग करते हैं कि नाम में क्या रखा है, और मैं ये कहूँगा कि जो लोग डर कर लड़ाई से भागना चाहते हैं जी, वो लोग ये बात करते हैं क्योंकि उनको लड़ना नहीं है। शायद वो अपने जो उनका एक कंफर्ट सर्कल है, कंफर्ट लेवल है, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, इसीलिए वो ये बात करते हैं। अगर देखा जाए तो मैंने तो अपनी पार्टी, अपनी सारी सियासी कैरियर, जो भी मैंने इतने साल से मेहनत करके जो मैंने बनाया था या जो मैंने हासिल किया था, वो सबको मैंने अपने शहर के नाम के लिए छोड़ दिया है। अब तो मैं किसी पार्टी में भी कोई, अभी जो पार्टीज़ हैं उसमें से किसी में भी हिस्सा नहीं हूँ, और ये लड़ाई ही लड़ रहा हूँ। अब नाम में क्या रखा है, ये लोग जो सवाल करते हैं उनके लिए मेरा हमेशा एक ही जवाब रहता है कि ठीक है, मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जिनको हमने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री देश का चुन के दिया है, उनको तो बहुत काम है। फिर वो भी इसी नाम में क्यों पड़े? अगर हम बेवजह की कोई हरकत कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो उसका ही रिटेलिएशन है जो सरकार कर रही है। सरकार के पास तो बहुत सारे काम है। बेरोजगारी हटाना उनका प्राधान्य होना चाहिए, देश की सुरक्षा उनका प्राधान्य होना चाहिए, और लोगों को रोजगार देना ये उनका प्राधान्य होना चाहिए। महिलाओं को, किसानों को जो भी राहत देनी चाहिए, गरीबों को, वो उनका प्राधान्य होना चाहिए। शिक्षा में उन्होंने विकास करना चाहिए। वो सब छोड़ के वो भी नाम में क्यों पड़े? इस नाम में कुछ ना कुछ तो तासीर है जी, जिसकी वजह से ये जो सरकार है, जो एक विचारधारा के, मतलब जिसको हम कहेंगे कि जो मुल्क के खिलाफ जो विचारधारा है उसके ऊपर चलती है, ये उसी नाम के पीछे पड़ी है। हमें पता है कि इस नाम से हमारी शिनाख्त जुड़ी है, और इस इलाके की, इस खित्ते की जो पहचान है, उसको बीजेपी, आरएसएस की जो संघवादी जो विचारधारा है उसको ख़त्म करना चाहती है। और यहाँ पे जो गंगा जमनी तहजीब, जो हिंदू मुस्लिम एकता और जो यहाँ की एक पुरोगामी सोच है, उसको ख़त्म करना चाहती है और अपना एजेंडा लागू करना चाहती है। अब ये सारी चीज़ें इस नाम से जुड़ी है, इस खित्ते की पहचान से जुड़ी है। आज अगर लोग ये नहीं समझेंगे कि उनको इस नाम के लिए खड़ा होना चाहिए, तो कल आने वाली नस्लों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा जी। वरना आप देखें कि इस खित्ते के अंदर हमेशा ये एक सेंटर रहा है हुकूमत का जी।
चाहे तुगलक की ज़माना देखा जाए या फिर आप यादवों का ज़माना देखें या फिर उसके बाद में आपने अहमदनगर के जो हुक्मरान हुए उनका ज़माना देखें, दौरे हुकूमत देखें, उसके बाद मलिक अंबर जो हुए वो भी इसी खित्ते से उन्होंने अपनी राजधानी इस्टेब्लिश की। और सबसे बड़ी बात, उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत जी जो मुगलिया सल्तनत की उस वक्त थी, जिसमें सबसे बड़ी ज़्यादा सरहदें जो थी वो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में बढ़ाई गई थी, उसका साउथ कैपिटल जो है वो औरंगाबाद ही था। कोई दूसरा शहर नहीं था दिल्ली के अलावा। दिल्ली नॉर्थ कैपिटल था और औरंगाबाद ये साउथ कैपिटल था। बाद में जब निज़ाम ने भी रूल किया तो कई साल तक निज़ाम ने औरंगाबाद में ही तख्त को जो है वो कायम रखा। यानी इस ज़मीन जो है, और आज भी आप देखते हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद जी जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो बाल ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो इंदिरा गांधी के ज़माने में, तो ये सारी पार्टियों को कहीं ना कहीं अगर आप इनका इतिहास देखेंगे तो ये औरंगाबाद की सरजमीन से ही इनको एक उभार मिला है, इनको एक उभारी आई है। जी तो ये एक, जैसे हम मराठी में कहते हैं कि एक चरवड़ की ज़मीन है, सरजमीन है। यहाँ से हमेशा जो है तहरीकें उठी हैं और इस ज़मीन का नाम बदलना, ये मुझे लगता है कि इस ज़मीन की जो तासीर है उसको ख़त्म करके बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है उसके अंडर दे देना है। इसलिए इस नाम में बहुत कुछ है और नाम से ही इंसान की और तहजीबों की शिनाख्त होती है। तो इसको ख़त्म कर देना आने वाली नस्लों के साथ हमारे तरफ से नाइंसाफ़ी होगी। हमारी कोताही आज की, कल हमारे आने वाली नस्लें इसको भुगतेंगी। सर, आजकल हम शहर में मिलते हैं, काफ़ी समाजी लोगों से मिलते हैं। सर, कुछ अफवाहों का बाज़ार इस तरह से भी गर्म है कि कुछ खामोश तरीके से कुछ अलग अलग जो पार्टियों के लीडरान हैं, मुस्लिम लीडरान, वो कहीं ना कहीं फ़िरका परस्त ताकतों से उनसे मिले हुए हैं या खामोश इख्तियार किए गए हैं। ऐसे आरोप लग रहे हैं जैसा उनको ताकत से आना चाहिए वो आ नहीं पा रहे हैं। यानी ऐसा हम कह सकते हैं इस्लाम तराशी हो रही है कि ये लोग उनसे कहने के अंदर मिले हुए हैं अपने सियासी मफाद के लिए। तो ये इस्लाम को, इस बातों को आप कैसा देखते हैं कि सही है, कहाँ तक सही है, क्या गलत है? देखिए, जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो इख्तिलाफ की कोई बात नहीं होनी चाहिए। जब हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बहुत बड़ी ताकत जो इस वक्त बीजेपी की शक्ल में देश में उभर के आई है, ये सारी जो इसमें बैकिंग है वो उनकी मिली हुई है इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि इस वक्त किसी पे कीचड़ उछालना या किसी के किरदार पे सवाल उठाना, ये लड़ाई को, तहरीक को कमज़ोर करने जैसा होगा। इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं यही चाहूँगा कि सब लोग ईमानदारी से इस लड़ाई के अंदर शामिल हों, अपनी अपनी तरीक़े से, जिस तरीके से हो सकता है उसमें कंट्रीब्यूट करें और ये सुनिश्चित करें कि ये जो शहर का नाम है, जो पहचान है तारीख़ी शहर की, वो बरकरार रहे। और ये पहचान को बरकरार रखते हुए हम अपने इलाके, अपने ख़ित्ते को किस तरीके से विकास की राह पे ले जा सकते हैं, वो हमको सबको सुनिश्चित करना चाहिए। यही मैं चाहता हूँ। सर, आज मुल्क में हमने देखा है यूपी के अंदर जो तो इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया और बहुत से मतलब मुस्लिम नुमा जो नामों को बदला गया, और महाराष्ट्र में हम देखते हैं उस्मानाबाद है, औरंगाबाद है। तो क्या सर ऐसे भी हम व्हाट्सएप, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ये देश को कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू राष्ट्र के सिमत में ये कहीं ना कहीं कदम है बताया जा रहा है। तो कैसा मानते हैं आप इसको कि सच में ऐसा कोशिश जा रही है, ये नामों को मिटाने की हिंदू राष्ट्र की तरफ मतलब जा रहा है देश, ऐसा लगता है आपको? इसमें कोई शक ही नहीं है। बीजेपी का ये जो एजेंडा है ये आज का नहीं है। ये मुझे लगता है शायद 1970 या 1980 में ही वो लोगों ने ये सारे मंसूबा बंदी की थी, ये सारे मंसूबे बनाए थे कि जो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ पर्टिकुलरली, उसी से उनको प्रॉब्लम है। क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमको अक्सरियत में आना है या इख्तिदार में आना है, पावर में आना है, तो हमको हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। और उसके लिए वो अंग्रेज़ों की जो नीति थी डिवाइड एंड रूल, उसको अडॉप्ट किया है उन लोगों ने। वो चाहते हैं कि जो यहाँ का जो माइनॉरिटी है वो लोनली फील करे, उसके ख़िलाफ़ किसी न किसी तरीके से नफ़रत फैलाई जाए और उनकी जो भी कंट्रीब्यूशन इस खित्ते में है उसको मिटा दिया जाए, ताकि आने वाली नस्लों को ये लगे कि यहाँ तो हमारा कुछ था ही नहीं। और ये एक तरीके से दूसरी साइड से ये प्रचार किया जा रहा है कि आक्रमणकारी आए थे बाहर से और उन्होंने यहाँ से सारा सब कुछ सिर्फ नष्ट किया, उन्होंने कुछ बनाया नहीं। जो भी कलाकृतियाँ हैं या जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं उसको कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में लाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो कोई मस्जिद हो या ताजमहल हो या और कोई मॉन्यूमेंट हो, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ये जो पर्टिकुलर टारगेट है, ये जो मनुवादी विचारधारा के लोगों का,
उनका सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ की जो जगहें हैं जो डेवलप की हुई उन वही पर्टिकुलर टारगेट है जी। तो इसलिए जो है तो हाँ ये बात बिल्कुल वाज़े है कि माइनॉरिटीज़ को कहीं ना कहीं साइडलाइन करना और माइनॉरिटीज़ को किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब करना, उनके लाइफ में कहीं ना कहीं उथल पुथल मची रहे ताकि वो लोग मेन स्ट्रीम में जो है वो आके कहीं अपना कंट्रीब्यूशन या फिर से अपना कहीं इस्टेब्लिश ना हो सके। इसीलिए ये परेशान करने वाली बातें जो है ये हमेशा डाली जाती हैं। अभी तो आप देख रहे हैं कि कानून भी इस तरीके से लाए जा रहे हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी के जो प्रोडक्टिव काम हैं उनको छोड़ दें और ये मुद्दों में उलझे रहें। तो ये उनकी कोशिश है। अब हमारी मजबूरी ये है कि हमको अपना इतिहास भी कायम रखना है, आने वाली नस्लों के लिए ये इतिहास को बचा के रखना है, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये इस देश के हिंदुओं के लिए भी ज़रूरी है कि ये जो गंगा जमनी तहजीब जो हमारे बुज़ुर्गों ने बनाई थी ये बची रहे। वरना आप देखते हैं कि जो हाल पाकिस्तान का हुआ या जो हाल अफ़गानिस्तान का हुआ वही हाल इंडिया के अंदर अगर एक सिर्फ कोई कम्युनिटी, अक्सरियत वाली जो कम्युनिटी है वो पावर में आती है तो वो किस तरीके से जुल्म और नाइंसाफ़ी करने लगती है। उसमें कहीं ना कहीं विकास खो जाता है और सिर्फ एक उन्माद या एक गृह युद्ध जैसी सिचुएशन आ जाती है। तो जब ये दो जो कम्युनिटीज़ हैं और बाकी दीगर जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं ये सब मिल के रहेंगी तो मुझे लगता है कि विकसित देशों की तरह से हम भी आगे बढ़ सकेंगे जी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये इतिहास को बचाया जाए और इसको सजोकर हम आगे बढ़ने की तरफ से ध्यान दें। सर, बीजेपी के शिवसेना के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है या कुछ छोटे स्तर के नेता कह सकते हैं, मेरी उनसे मुलाकात होती है, वो खुले अल्फाज में कहते हैं कि जब पाकिस्तान जब अलग हो गया उसका हरा झंडा है, चांद तारा है, उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, ये 100 करोड़ हिंदुओं का देश है। तो अगर मेजोरिटी अगर चाहती है, अगर यही देश में अगर 100 करोड़ अगर मुसलमान होते तो जाहिर सी बात इस्लामी राष्ट्र होता। उनका ऐसा हमारी बातचीत चलती है तो उन्होंने कहा था कि आपके नेताओं से पूछो जो नाम लड़ रहे हैं उसमें आप भी आते हैं, तो जो अगर ये 100 करोड़ अगर इसमें मुसलमान होते तो क्या ये इस्लामी राष्ट्र होता कि मतलब सेकुलर होता? तो बड़ा अजीब कश्मकश भरा सवाल है ये, तो उसको कैसा जवाब देना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि ये उनकी कम इल्मी है, ये उनका इग्नोरेंस है। अगर वो अपने आप को भारतीय मानते हैं, हिंदुस्तानी मानते हैं, तो मुझे लगता है उन्होंने इतिहास ही नहीं पढ़ा। जब यहाँ पे मुगलिया सल्तनत आई, यहाँ पे लगभग 700 साल मुस्लिम हुक्मरान रहे इस मुल्क के अंदर, तब भी आप देखते हैं कि इस मुल्क का नाम हिंदुस्तान ही रहा जी। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतने साल आज बीजेपी दावा करती है कि 10 साल हमारी हुकूमत आई है और हम जो है इस देश को हिंदू राष्ट्र कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन 700 साल की दौरे हुकूमत में भी मुझे नहीं लगता कि किसी मुस्लिम राजा ने इसको इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने की कहीं इतिहास में आपको बात मिलेगी। ये मुल्क जो है ये हिंदुस्तान ही रहा और यहाँ हिंदुओं समाज जो हमारा भाई है उन्हीं की अक्सरियत रही। ठीक है, दौरे हुकूमत जो था वो उसमें भले बादशाह मुसलमान रहा हो जी, लेकिन जो प्रजा थी उसकी अक्सरियत ये यहाँ पे जो हिंदू समाज है उन्हीं की रही। जिन हमारा जो इलाका है जिनके नाम से जाना जाता है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी दौरे हुकूमत सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार यानी मंत्री रहे जी। और अकबर जो बादशाह हैं उनको सबसे सेकुलर बताया जाता है। अब तो बीजेपी उनके भी पीछे लग गई है, लेकिन सबसे सेकुलर इंडिया के अंदर उनको बताया जाता है। उनकी जो सल्तनत थी उसमें जो मनसबदार थे और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की जो सल्तनत थी उसमें जो मनसबदार थे, दोनों में आधे का आधा फ़र्क है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की सरकार के अंदर डबल से ज़्यादा मनसबदार वो हिंदू समाज से आते थे, स्वर्ण समाज से आते थे और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज़ थी वो हिंदू समाज के राजाओं को मिली हुई थी। और उसमें बड़ी मैंने अभी क्योंकि केस लड़ते हुए काफ़ी चीज़ें मेरे देखने में गुजरी कि उसमें खुद पुरंदर की ट्रीटी अगर आप पढ़ेंगे तो शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज को, राजा जय सिंह जिसके नाम से मेरा मोहल्ला जाना जाता है, उनको कहकर खुद संभाजी महाराज को इसमें मनसबदार करवाया था। संभाजी महाराज ये 6000 मनसबदार पे फायज़ हुए औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मिनिस्ट्री के अंदर, यानी कैबिनेट पोस्ट हो जाती है वो। उसके बाद जब संभाजी महाराज को मनुवादियों द्वारा वो पूना के तुलापुर में ले जाके क़त्ल किया गया एक षड्यंत्र के तहत, और उसका इल्ज़ाम औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर लगा दिया गया, जो कि बहुत बड़ा झूठ है और इसमें जो हाथ था वो मनुवादियों का था।
दूसरी चीज, और उसके बाद भी संभाजी महाराज के जो बड़े बेटे थे शाहू महाराज, उनको अपनी पनाह में उनकी फैमिली के साथ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बुलाया, और शाहू महाराज 1689 से लेकर 1707 तक, यानी 18 साल औरंगजेब की ज़िंदगी में 7,000 मनसबदार पे फायज रहे, यानी वो भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे औरंगजेब की रहमतुल्लाह अलैह की मिनिस्ट्री के अंदर, उनकी गवर्नमेंट के अंदर। तो इसको, ये जो आप जिन नेताओं की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको फिर से स्कूल में दाखिला लेने की ज़रूरत है और इस देश के, इस मुल्क के इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत है। अफसोस की बात यही है कि ऐसे अनपढ़ और जाहिल लोगों के हाथ में सत्ता आ गई है। अगर आप सत्ता की कुर्सी पे इस वक्त जो बैठे हुए लोग देखें और उनके क्रेडेंशियल्स देखें, तो किसी की डिग्री नहीं मिलती, किसी की डिग्री फर्जी निकलती है, कोई पता चला कि कभी रिक्शा और टैक्सी से आगे उसने कभी कोई रोज़गार ही नहीं किया। तो पढ़े लिखे लोग जो थे वो सत्ता की गलियारों से बाहर हो चुके हैं, जो इंटेलेक्चुअल, जो दिमाग था, और इस किस्म से जो लोग हैं, जो अनपढ़ जाहिल लोग हैं, ये सत्ता में आ चुके हैं। इसलिए इस मुल्क की यह हालत हो रही है जो सबसे दुनिया के अजीम मुल्कों में शामिल है। सर, बीजेपी के और कुछ शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, हमारा कुछ मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने कुछ सवाल मेरे सामने रखे थे। उन्होंने कहा था, अंसारी साहब, उस्मानी साहब बोलिए, मुश्ताक साहब बोलिए, या आपके कोई भी मुस्लिम नेता जो संभाजी नगर का विरोध कर रहे हैं, तो सवाल करना कि जब ये नाम रखा जा रहा था तो उस वक्त औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के टाइम ये आवाम की तजवीज़ थी कि वह एक कुर्सी के लायक है, ताकत है, जैसा आपको सब पता है। तो आज भी अगर आवाम नए दौर में अगर आवाम की इच्छा है कि इसको बदला जाए, तो इसमें मुसलमानों को तकलीफ क्या है? ये उनके कार्यकर्ता, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा, ये सवाल मेरे को दिया था, आपसे पूछो या किसी और से पूछिए, मुझे तकलीफ क्या है? पहले भी आवाम की मर्जी थी, आज भी आवाम की है, तो इस पर तकलीफ क्या है? ये जो नाम बदलने का जो आइडिया है, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के एक नेता जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके द्वारा लाया गया था 1988 में, 1988 में। उसके बाद ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरीके से काम करता रहा और ये एक वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई जी। अब रही बात आवाम को तकलीफ़ क्या है, तो सबसे पहली चीज़, अगर आवाम को तकलीफ़ ना होती तो जो लाखों की संख्या में लोगों ने ऑब्जेक्शंस दाखिल किए डिविजनल कमिश्नर में, वो तो कोई मजाक तो नहीं था कि लोग जो है उस्मानाबाद से, परभनी से और हिंगोली, नांदेड़, लातूर, कहाँ से ज़िलों से लोग आए और उन्होंने जो है वो अपने ऑब्जेक्शंस दाखिल किए, जिसको सरकार ने बड़ी ही बेशर्मी से जो है वो बिल्कुल हवा में उड़ा दिया और उसके ऊपर कोई कंसिडरेशन ही नहीं किया और कहा कि हम जुडिशरी है, अब हम इसका फैसला करेंगे, जबकि लेजिस्लेचर हैं और हम इसका फैसला करेंगे। जबकि आज आप देखते हैं कि लेजिस्लेचर जो बन रहे हैं उनके फॉर्मेशन पे ही सवालिया निशान खड़ा हुआ है कि ईवीएम के ऊपर जो है वो लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आज कहीं भी चुनाव होते हैं, लोग कहते हैं कि भाई ईवीएम सेट हो गई, ईवीएम हैक हो गई। तो ये जो अपने आप को लेजिस्लेचर्स कह रहे हैं, ये कितने जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये ईवीएम प्रोडक्ट हैं, ये हमको नहीं पता इसके अंदर। तो सबसे बड़ी बात ये है, और अगर आपको जनता ने चुन के दिया है तो आप सिर्फ 5 साल के लिए आए जी। किसी शहर का जो 400 साल पुराना या 500 साल पुराना नाम है, उसको बदलने का आपको किसने हक दिया? आप आज 5 साल है, कल शायद इतिहास के पन्नों में आपका नामो निशान न मिले। तो फिर इस वक्त ये सवाल उठता है कि यहाँ की जनता का जो भी आक्रोश था, जो विरोध था, उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जा रहा। और उन लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर आइन है जी, कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ये के अंदर जो है कहीं भी नाम बदलने का कोई प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री की कुछ गाइडलाइंस है जो कहती हैं कि हिस्टोरिक जगहों के नाम बिल्कुल नहीं बदले जा सकते, और बाकी दीगर 5-6 पॉइंट है जो मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में भी बताए थे। तो वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस यहाँ मतलब क्या कहेंगे, उसके अंदर फॉलो ही नहीं हो रही हैं, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लीगल के हिसाब से ये चीज़ नहीं बैठती, तो वो नेताओं की मर्जी को औरंगाबाद की जनता के ऊपर जो थोपा जा रहा है, उसका हम विरोध का प्रतीक है। सिर्फ 2 सवाल लेते सर, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है सर। एक सवाल ये भी आ रहा है कि हम देखते हैं कि जब कोई छोटा मोटा मतलब कोई बड़ा मसला भी आता है, शरीयत का बोलो, इस्लाम का बोलो, मुसलमानों के मसाइल को लेके, तो इमारत शरिया के उनके ज़िम्मेदारों के तहत या मुस्लिम जो कौंसल है, मुस्लिम अंदर कौंसल, इनके मातहत एक मतलब मीटिंग होती है। जो भी हमने देखा है तारीख़ औरंगाबाद में, इतना बड़ा नाम की लड़ाई लड़ रही है, तो लड़ाई हो रही है, तो बतौर हिशाम उस्मानी के साथ ऐसा क्यों हो नहीं पाता? ये भी बड़ा गंभीर सवाल है। ये सवाल बड़ा दबा हुआ है कि आप जैसा बम्बई जा रहे हो, तमाम औरंगाबाद के पॉलिटिकल लीडर छोटे बड़े वो एक निश्चित का एहतमाम करें,
दुआ करे, बैठे कि उस्मानी साहब खांधे पे हाथ रखे, ऐसा कि उस्मानी साहब जाइए, हमारी दुआ आपके साथ है, एक हौसला अफजाई की बात है, ताकि इत्तेहाद का मुजाहरा भी हो, या आने के बाद एक निश्चित का एहतमाम किया जाए, एक लगे कि भाई सब मुत्तहिद है। ये ऐसा बहुत चल रही बात, ऐसा क्यों हो नहीं पाता? क्या सब ठीक चल रहा है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि और पढ़ा भी होगा कि कुछ दिन पहले हमारे पास एक फेडरेशन है, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल, जो सारे अलग अलग जो विंग्स हैं उनके सबका एक कंसोलिडेट फेडरेशन है। उन्होंने भी मुझे सपोर्ट जाहिर किया है, और सिर्फ ऐसी जाहिर किया, उन्होंने मीडिया में भी उसको प्रेस नोट दे के जाहिर किया है। तो मुझे लगता है कि मॉरल सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी मिला है। जहाँ तक बात आई फ़ंड की, तो मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि मेरी केस की हद तक मैं किसी से कोई डोनेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। जो भी इसका अखराजात है वो मैं अपने ज़ात के से कर रहा हूँ ये चीज़ें। अभी हमने सीनियर काउंसिल अनिल अंतुरकर साहब को भी इसमें लगाया है इस केस के अंदर, और 8 जनवरी को जो बहस होने वाली है उसमें अंतुरकर साहब भी हमारी तरफ से उन्होंने वही बहस करेंगे इसके अंदर। सर, आप बता सकते हैं कि वकील की फीस कितनी होती है? लोग क्या कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ हो सकता है भाई फिर फ्री में लड़ा जा रहा होगा, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ हादसे होते हैं तो मुसलमानों को बचाने के लिए वकील खड़े हो जाते हैं, लोग चंदा करते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि मैं खर्च मैं दे रहा हूँ। तो ज़रा आंकड़ा बता सकते हैं, क्या मुनासिब है तो कितना खर्च आ रहा है आपको एक पेशी में, बता सकते हैं, क्योंकि चर्चा का विषय है भी औरंगाबाद में। नहीं, ये मुझे लगता है कि आंकड़ा बताना सही नहीं होगा बिल्कुल भी। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि इसमें अखराजात आते हैं, वो लोग अपनी तहकीक कर सकते हैं, जो भी आते हैं। सीनियर काउंसिल्स की जो फ़ीस होती है वो लाखों में होती है। और दूसरी चीज़, इसमें जो मेरे एडवोकेट हैं SS खाजी साहब, उनके बारे में पर्टिकुलरली बात करना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी पर्सनल जो फ़ीस है वो इसमें लेने से मुझसे इनकार कर दिया। उनका जो ऑफिस एक्सपेंसेस है या बाकी जो दीगर एक्सपेंसेस हैं, और या सीनियर काउंसिल्स हमने लगाए हैं, या और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, आने जाने, रुकने, खाने पीने और फाइलिंग एक्सपेंसेस, और दूसरे जो भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे जो भी होते हैं वो मैं बेयर कर रहा हूँ। उसको डिक्लेयर करना पब्लिकली ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लेकिन खाजी साहब अपनी पर्सनल कोई फ़ीस मुझसे चार्ज नहीं कर रहे। ये बात भी वाजे करने की ज़रूरत है कि कोई इंसान अगर कुर्बानी करके बेलौस मेहनत कर रहा है तो उसको भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, और वो बात भी सामने आना चाहिए। सर, ये आखिरी सवाल है कि मान लीजिए ऊपर वाला ना करे, अल्लाह ना करे, अगर हाई कोर्ट में अगर कुछ मायूसी हमें मिलती है, नाकामी हाथ आती है, तो बतौर हिशाम उस्मानी, क्योंकि मामला लाखों रुपए का है, लाखों मतलब फीस चार्जेस है, उस सुप्रीम कोर्ट में जाने का एक अज़्म रखते हैं, उतना खर्च लगाने की ताकत रखते हैं, अज़ाम रखते हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? एक बार इससे पहले भी हमने सुप्रीम कोर्ट में कोशिश की थी स्टे लेने की। अनफॉर्चुनेटली हमको नहीं कामयाबी मिली, लेकिन उसमें भी हमने संजय हेगड़े साहब को उसमें अपनी तरफ से खड़ा किया था, लगाया था। वो भी सीनियर काउंसिल हैं जिन्होंने हिजाब का केस लड़ा था, वो भी बहुत बड़े सीनियर काउंसिल हैं। बट उस वक्त हमको चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम आपको इस स्टेज पे कि स्टे नहीं दे सकते, नॉट एट दिस स्टेज, ऐसा उसके अंदर मेंशन किया है हमारे ऑर्डर के अंदर। यानी आगे हमको सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाने की हमारी तैयारी है। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि हमारे पॉइंट्स इतने मजबूत हैं, हमारे जो दलाइल हैं वो इतने मजबूत हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि हमको हाई कोर्ट से ही, बॉम्बे हाई कोर्ट से ही इंसाफ मिल जाएगा। और जैसे अब आप ये देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली आपने कल भी एक मीडिया के भाई ने मुझसे सवाल पूछा था कि हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने औरंगाबाद बेंच के जो हैं, उन्होंने एक लेटर निकाला है कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम जो है, वो जो गवर्नमेंट नाम रखना चाह रही है, वो नए नामों का इस्तेमाल किया जाए, पुराने नामों का नहीं। तो ये दर्शाता है कि ये कोर्ट का तो फैसला हो नहीं सकता, क्योंकि ये बॉम्बे की बेंच पे चल रहा है, प्रिंसिपल सीट पे चल रहा है। जब उसमें बहस चल रही है तो कोई ऑर्डर तो पास ही नहीं हुआ। तो रजिस्ट्रार साहब ने अपने तौर पे एक लेटर कैसे सर्कुलर निकाल दिया, और ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सत्ता का इसके अंदर जो है इंटरफियरेंस है, सत्ता में बैठे हुए लोगों का, और वो लोग कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो शायद अंजाम तक नहीं पहुंचेगी, वो उनको हारती हुई लग रही है। इसीलिए उन्होंने ये लेटर जो है कहीं ना कहीं अपने इन्फ्लुएंस से निकलवाया है। ये भी हमारे लिए एक जीत है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डरी हुई है। रजिस्ट्रार साहब का ये लेटर निकालना
बिना किसी कोर्ट के आदेश के, मुझे लगता है कि ये दर्शाता है कि ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये लग रहा है कि वो ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। और हमको ऊपर वाले की ज़ात से पूरा यकीन है कि हमारा शहर ये औरंगाबाद के नाम से ही रहेगा और यहाँ रहने वाले हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सभी जो समाज के लोग हैं, बुद्धिस्ट, तो वो सब जो है वो औरंगाबाद करके नाम से ही जाने जाएंगे। सर, आखिरी में तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो इसके बका के लिए लड़ रहे हैं और आवाम के लिए कोई ऐसा मुस्बत वाज़ेह तौर पर ठोस पैगाम आपकी तरफ से, कोई अपील या पैगाम? मैं भी औरंगाबाद का ही एक फ़र्द हूँ, आप सबका भाई हूँ। इतना ही कहना चाहूँगा कि इस लड़ाई को जो है सब मिलकर लड़े। ये सिर्फ एक इंसान की या कोई एक ग्रुप की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सबकी है। ये हमारे आने वाले नस्लों के लिए है, ये हमारे इलाके की पहचान, हमारी शिनाख्त के लिए, हमारी आइडेंटिटी के लिए है। तो इसको बरकरार रखें और ये हमारे व्यापारी भाइयों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एक बात मैं ऐड कर देना चाहूँगा कि मैं बीच में कुछ व्यापारियों के साथ बैठा था, तो उनका ये कहना पड़ा कि ये जो नया नाम गवर्नमेंट रखना चाह रही है, इससे हमारे व्यापार को भी नुकसान होगा। चाहे वो कपड़ा व्यापारी हो, चाहे वो और कोई हो, चाहे ऑटोमोबाइल का हो या कोई भी हो, तो जब वो सूरत या कलकत्ता या बम्बई या गुजरात कहीं भी जाता है, दिल्ली, तो उनको औरंगाबाद की पार्टी के नाम से लोग संबोधित करते हैं, बोलते हैं कि भाई औरंगाबाद से कोई पार्टी आई है, तो वो क्रेडिट का फ़ायदा उस व्यापारी भाई को भी मिलता है जी। मगर अब जो नया नाम है उसको तो लोगों के ज़बान पे या लोगों के जहन में आने के लिए पता नहीं 25-30 साल लग जाएंगे, तो यहाँ का तो कारोबार ही बैठ जाएगा जी। जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, चाहे वो वालूज में बनते हो या चिकलठाने में बनते हो, कहीं भी हो, तो औरंगाबाद का एक जो ब्रांड है वो ब्रांड औरंगाबाद ही ख़त्म हो जाएगा कपड़े के अंदर भी। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि लड़ाई को सब मिल के लड़ें और जहाँ हो सके अपनी प्रॉपर्टीज़ पे, अपने बोर्ड्स पे, कमर्शियल बोर्ड्स पे, और जहाँ भी आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, औरंगाबाद के नाम को वाज़ेह लफ्ज़ों में डिस्प्ले करें, बोर्ड्स लगाएं, जहाँ लिख सकते हैं वहाँ लिखें, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लड़ाई है। सरकार कचरे की गाड़ियों पे भी ये नाम लिख के, और जो है चाहे आपके वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, मीडिया ग्रुप्स है, इन सबको हाथ में पकड़ के ये सारा नाम बदलने का एक हवा क्रिएट कर रही है जी, जो कि गलत है। और मैं ये भी कहता हूँ कि इंशाल्लाह हाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा तो उसके बाद इनको ये नाम वापस लेना पड़ेगा। ये सिर्फ एक, जैसा इजराइल का भी थोड़े दिन पहले अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में एक माहौल बनाया गया था कि इजराइल को कोई नहीं हरा सकता, अमेरिका सुपर पावर है। आज एक छोटे से मुल्क की लड़ाई ने उनकी सारी पोल खोल दी जी। उसी तरीके से जो है, तो ये जो लड़ाई जो गवर्नमेंट ने एक हवा बनाया हुआ है कि हमसे कोई नहीं जीत सकता, ये जो अभी मेहमत एक गवर्नमेंट आई है और इन्होंने जहां हाथ डाला ये ले दिया, ऐसा नहीं है। औरंगाबाद के लोग इंशाल्लाह ये लड़ाई जीतेंगे और जो मुल्क में इनकी बाकी सब जगह जो कोशिशें हैं वो नाकाम होंगी और इसके बाद इनका जो इमेज है वो धराशायी होगा। इस तरह से आपने हिशाम उस्मानी साहब की बात को सुना। काफ़ी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अफवाह का बाजार गर्म था, लीटर निकल गया है, नाम बदल गया है, नाम चढ़ गया है, बहुत सी बातें गर्दिश कर रही थी। काफ़ी लोग हमसे भी पूछ रहे थे क्योंकि हम सोशल मीडिया चलाते हैं, और कुछ शिवसेना के, भाजपा के जो कार्यकर्ताओं ने सवाल दागे थे कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं समझता हूँ तमाम इल्ज़ामात, तमाम बातें को मैंने सवाल की शक्ल में रखा हूँ और साहब ने बड़ा तसल्ली बख्श जवाब दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये तमाम बातें, हमारी तमाम आपसी गुफ्तगू का अहाता तमाम जनता की अदालत में है, जनता इसे खूब देख रही है। और सेकुलर लीडरों के लिए भी साहब ने वो पैगाम दिया है कि इस मौके पे हमें इंतशार से बचना है, मुत्तहिद होकर लड़ना है। और ख़ास करके मैं पर्सनली तौर से भी कहूँगा, क्योंकि हम भी चौथे स्तंभ के सिपाही हैं, कि अब चुनाव आने वाले हैं, इस नाम के ऊपर बहुत राजनीति होंगी। उसमें वो बंदा भी बात करेगा जिन्हें कभी कोर्ट को देखा नहीं है, कभी अखबार को पढ़ा नहीं है, कभी इनसे मुलाकात किया नहीं है, कभी इनकी मीटिंग में आया नहीं है, वो भी स्टेज से भाषण करेगा कि ऐसा होने वाला है, हम देख लेंगे। ऐसी बहुत सी बातें होंगी। तो उनसे भी गुजारिश है कि देखिए जिस तरह से ये मुजाहिद की तरह लड़ रहे हैं, कानून का सहारा लेकर, कानून के दायरे में रहकर, तो क्या ही अच्छा हो। अगर आप सही दर्द रखते हैं तो इनके साथ हौसला बढ़ाइए। हालांकि इन्होंने वादे तौर से कह दिया है कि मेरे साथ सिर्फ अल्लाह की मदद है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर आने वाले इलेक्शन में जो लोग राजनीति करने वाले हैं, थोड़ा अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आज हम नाम बचाने के लिए कानून के दायरे में रखें, क्या क्या हम कर सकते हैं या क्या क्या आप कर रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं तमाम अफवाहों पर विराम लग चुका होगा और तमाम बातें जनता की अदालत में है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल।